वेलकम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन ग्रेड के बच्चों के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल से लेकर संबंधित कुछ प्रश्न जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स में आए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं, बीच में बातें भी करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेईस के लिए और टेक्नीशियन के लिए किसी भी हर विभाग में ये काम आने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का तापमान गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, ये क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ये आंसर याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक ऊष्मा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको यदि हम गर्म कर दें तो वो बहुत जल्दी ढीला ढाला हो जाएगा। ढीला ढाला हो जाएगा क्या होता है उसमें भी? कागज़ को गर्म करो जल्दी नहीं होता है, अबरक को करोगे तो फिर वो होती बहुत मुश्किल से होती है, लेटराइट को भी नहीं होती है, पीवीसी ऐसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जरा सा गर्म करोगे हाल मुड़ जाएगा, हाल पिलपिला हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ताप बढ़ने से कार्बन के प्रतिरोध गुणांक, यानी व्हाट विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, ठीक है ना। किसी भी टीवी के सर्किट या कहीं भी कोई रेजिस्टेंस लगी होती है तो वो रेजिस्टेंस क्या होती है, घट जाती उसकी। यदि उसको यहाँ पर गर्म होने लगे सर्किट कहीं गर्म होता तो अगल बगल की चीज़ों का भी वो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। रेजिस्टेंस घटने से वो सर्किट अंदर से फेल हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, जब भी तापमान बढ़ता है कार्बन प्रतिरोध के लिए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, चालक की बनावट पर निर्भर करता है। ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 6, मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है? द मीटर यूज टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड, ऐसा मीटर, ऐसी सेंसिटिव डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या करती है, वोल्टेज को नापती है। कौन नापता है? वोल्ट मीटर। एमीटर, एवोमीटर तो होता ही नहीं है, एमीटर होता है ना। तो एमीटर से अपनी करंट नापी जाती है। ये एम्पियर मीटर लिखा है, नीचे मल्टीमीटर लिखा है, नहीं, तो इसका आंसर सही है सी, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 7, वह बल जो विद्युत को चलाता है, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को चलाता है कहलाता है? द फोर्स दैट कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या विद्युत वाहक बल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम का रजिस्टर यानी आर और 8 ओम का इंडक्टेंस यानी एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस एल, तथा 5 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सी, 120 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल धारा होगी। द 10 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड 5 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ये तीनों क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, अक्रॉस 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल करंट का मान पूछा है। अब आंसर इसमें ये समझ लीजिए आप लोग कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं।
थ्योरी के भी होते हैं, थ्योरी से इलेक्ट्रिकल आती है, और संग में आपके कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत ही कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और हमें सुनने को मिलता है सर मेरा एक मार्क से रह गया, सर मेरा 1 नंबर और आता तो मैं जेई बन जाता या मैं टेक्नीशियन बन जाता। तो वो कारण को आप यदि अभी शुरू से ही निवारण करके चलेंगे, यदि आपके, और सबसे अच्छी जल्दी मेरिट उसकी हाई उसकी जाती है जिसके टेक्निकल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो वो सॉल्व करता है, और जो वो सॉल्व करता है तो वही बच्चा बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। आप किस तरह से बनना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा हर टेक्निकल क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली मेथड से, जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इसका विस्तृत है, फुल सॉल्यूशन है। दिया है वोल्टेज कितना दिया है, 120 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया है, 120 वोल्ट। देखो ये दिया है। रेजिस्टेंस कितनी दी है, आर, ये दिया है। एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम दी है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी यानी 5 ओम दी है। ये गिवन डाटा है। अब हर शाखा में चूंकि पैरेलल में जुड़ा है, तो पैरेलल में जुड़ा है तो इसका करंट निकाल लेंगे। यानी ये इस तरह से सर्किट बनेगा इसका। ये सर्किट है, ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, और ये आपकी इंडक्टिव कॉइल है। अब यहाँ से करंट बेटा गई, आई। अब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। यहाँ जाएगी वो हो गई आई आर। ठीक है, यहाँ पर जो जाएगी वो हो गई आपकी आई एल इस वाले में, और यहाँ जो जाएगी वो हो जाएगी आई सी, इंडक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आई आर इजिकल टू क्या होगा, आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। तो वोल्टेज कितना है, 120, ये रख दिया। आर कितना है, 10, ये रख दिया 12 एम्पियर। यानी यहाँ पर 12 एम्पियर जाएगी करंट आपकी। अब एल में यहाँ निकाली, यहाँ पर आई सी एक्स आई एल इजिकल टू वी अपॉन एक्स एल। वी 120 दिया है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम दिया है, ये डिवाइड किया तो ये आ गया 15 एम्पियर। तो यहाँ पे 15 एम्पियर आपकी करंट आ गई। आई सी इजिकल टू वी अपॉन एक्स सी होगा, ये दिया है 120 अपॉन 5 यानी 24 वोल्ट। यहाँ पर 24 वोल्ट करंट गई, और यहाँ पर फिर अपनी वो एक्चुअल करंट हो गई। अब इसमें कुल धारा कितनी है, समांतर परिपथ में कुल धारा यानी टोटल करंट आई टी। तो आई टी अपन को मालूम निकलना, आई टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट का निशान, आई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये सॉल्व किया, ये वैल्यू रख दी 12, ये माइनस, ये सॉल्व किया, ये आया यानी 15 एम्पियर। आपकी टोटल करंट आ गई 15 एम्पियर कैलकुलेशन से। पर विकल्प में आपके नहीं दिया है 15 एम्पियर, तो क्या है कि उसके लगभग का आंसर यहाँ लगा दिया, और ये आपका सही हो गया। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि ये टेक्निकल क्वेश्चन बेसिकली आपके माइंड में प्रिंटेड होना चाहिए कि आप फटाफट कैलकुलेट कर पाएँ। उसके लिए इनको अभी से सॉल्व करना होगा। यदि आप 6 महीने या 1 साल इनको करते रहेंगे तो ये आपके माइंड में बिल्कुल 1 2 3 जैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है और यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उसकी बदल दी जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजीली। और मेरा इंटेंशन यही है कि हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो उस कॉन्सेप्ट क्लियर के संग जो 2 या 3 या 4 साल लग जाते हैं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, तो वो 1 या 2 बार में ही वो निकल जाए, और एक साथ 3 4 4 निकाल ले तो और ज़्यादा खुशी होगी। समझ गए ना। अब ये 9th क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर वी वोल्ट पर 2 कैपेसिटर C1 तथा C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल शक्ति गुणांक कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए
वो फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, ये शून्य होगा, आंसर तो क्या है शून्य, परंतु आप याद तो रख नहीं सकते। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, तो कोई पावर फैक्टर हमें निकालना है। अब देखिए अब आगे हम डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। तो इससे आपके कई न्यूमेरिकल भी आगे एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे। जैसे शक्ति गुणांक का फार्मूला है cos फाई, जहाँ फाई क्या है वोल्टेज और धारा के बीच कला डिफरेंस या फेज एंगल है। तो एसी परिपथ के लिए कैपेसिटर का व्यवहार देखें कैसे कैसे होता है। जबकि हमारा कैपेसिटर एसी में लगा, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा वोल्टेज V से ठीक 90 डिग्री आगे लीड करती है, यानी cos फाई का मान 90 होता है। इसमें एसी शुद्ध परिपथ में कैपेसिटर का जो व्यवहार होता है वह करंट से 90 डिग्री आगे भागता है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ लें, एक ये है और ये करंट हो गई I। ठीक है, ये आपका वोल्टेज है और यहाँ पे एंगल आ गया 90 डिग्री। तो ये होता है किसमें, कैपेसिटिव में, कैपेसिटिव करंट में। तो ये आपका एक डायग्राम बन गया, समझ गए इसको। जब दो कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, अब ये जुड़े कैसे हैं, आपके पैरेलल में जुड़े हैं, एक है ना, तो ये पैरेलल में जुड़े हैं। तो जब दो कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, टोटल करंट क्या होगा C1 + C2, तो शुद्ध कैपेसिटिव भी बना रहेगा, यानी उसका स्वरूप चेंज नहीं हुआ। तो फेज एंगल या कला एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो फाई की वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर = फॉर्मूला पढ़ा था cos फाई, और फाई की जगह आप 90 रख देंगे, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, शाखा का ससेप्टेंस B द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। द ससेप्टेंस B ऑफ अ ब्रांच कैन बी डिटरमाइंड बाय, वो ज्ञात करने का फार्मूला ये है। अब अगले वीडियो में मैं इसी को पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि और चीज़ें आपको आएंगी। तो आपने मेरे चैनल को देखा, इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको पर डे देता रहूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपकी टेक्निकल और अच्छी तैयार करा सकूं। आपका मंगल हो, आप बहुत जल्दी अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो, आपका परिवार सुखी हो। जय हिंद, जय भारत।